नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। दोस्तों, देश की न्यायिक व्यवस्था ने आज कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि सूरत की सेक्शंस कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। यूं तो नियम के मुताबिक 2 या 2 साल के अधिक की सजा मिलने पर संसद या विधानसभा की सदस्यता छीन जाती है। हालांकि अदालत ने ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का उनको समय दिया है और राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर भी चल रहे हैं। मेहुल चोक्सी ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ललित मोदी ಅವರು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे. तो इस मामले को देश की राजनीति पर क्या असर होगा, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ऑर्गेनाइजर के फार्मर एडिटर शेषाद्रिचारी, जो कि बहुत बड़ी पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है और देश की तमाम बड़े अखबार में आपका कलम छपता है, उदय इंडिया में। शेषाद्रिचारी जी, आपको नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर अमिताभ सिन्हा जी है, जो कि पहले बीजेपी में स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, लेकिन आजकल वो सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में। अमिताभ जी, उदय इंडिया डिजिटल में आपको तहे दिल स्वागत है, आपको नमस्कार कर रहा हूं। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है प्रदीप सौरभ जी, आपने सुना होगा उनके नाम, तमाम चैनल्स में और तमाम अखबारों में प्रदीप जी डिबेट में अक्सर पॉलिटिकल इश्यूज को लेके वो पार्टिसिपेट करते हैं। हम शुरू करते हैं आज की चर्चा। अमिताभ जी, आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का सीनियर लॉयर है। अमिताभ जी, आप हमारा दर्शकों को ये बताइए कि संविधान की धारा 499 और 500 क्या है, जिसके तहत राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो जो ये अभी का ज्वलंत मुद्दा आज का है, वो तुरंत उठाने के लिए आपको बधाई, क्योंकि आपने इतनी तत्परता से इस विषय को उठाया है, जो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि इसके जो राजनीतिक भी परिप्रेक्ष्य हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगे आने वाले समय में। आपने मेरा परिचय मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ दिया, इसलिए मैंने ये जोड़ा है, वरना मैं अपेक्षित नहीं उन विषयों पर चर्चा करने के लिए। मैं कोशिश भी करूंगा कि उसके जो सिर्फ विधिक पक्ष है, जो उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करूं। देखिए, विषय ये है कि इसमें जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जिसको बोलते हैं, जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 कहती है कि जो नया अभी का अमेंडमेंट आया था, उसके बाद से कोर्ट के ही इंस्ट्रक्शन के बाद ही अमेंडमेंट बना है कि वो हुआ है कि इसमें कहा जाता है 2 साल या उससे ज्यादा की कोई भी यदि सजा 2 साल या उससे ज्यादा की कोई भी यदि सजा होती है, तो उस सजा में यदि कोई जनप्रतिनिधि है तो जनप्रतिनिधि अपने चुनाव लड़ने से और साथ में सदस्यता दोनों से उसका जो है वो समाप्त हो जाती है, आधिकारिकता, उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। और ये पहले जो जिसको ये मूलतः ये विषय जो बना है, ये जो प्रावधान बना है कानून का, वो सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ था बहुत जो स्वतंत्रता के बाद लगातार 1947 के बाद, उसमें होता क्या था, चाहे कितना भी बड़ा दुर्दांत अपराधी क्यों ना हो, एकदम ड्रेडेड क्रिमिनल भी, जिसपे मर्डर रेप के चार्जेस हों, वो यदि उसने कोर्ट में उसकी कन्विक्शन हो भी गई लोअर कोर्ट में, तो वो फिर उसके बाद अपील में जाता था और अपील में होते ही वो सजा जो है, वो सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो जाता था और उसके बाद वो खुलेआम इसके तरीके से घूमता था, जैसे कि निर्द्वंद्व एक राक्षस घूमता है दुनिया में।
और मेरे ख्याल में वो इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम था न्यायपालिका की ओर से, और उसमें जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो प्रावधान बनाया गया। क्योंकि होता क्या है कि अब उसमें सस्पेंशन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस जो है वो अपने आप में उसको एलिजिबल नहीं बनाता है कि वो तब तक चुनाव लड़ ले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी के वजह से प्राधिकीकरण जो है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं से कुछ लगाम लगने की संभावना बनती है। इसी पहलू के दृष्टि से इन पे जो ये 2 साल का सजा जो घोषित हुई है, वो सजा घोषित हुई है एक विशेष कारण से। इसमें क्रिमिनल जो इसको बोलते हैं ना कि एक डिफेमेशन होता है, क्रिमिनल लिबेल होता है, कि आपराधिक मानहानि एक जो दीवानी मामला है, यानी कि जिसमें सिविल उसका नेचर है, उसमें होता क्या है कि यदि हमने ऐसा महसूस किया कि सामने वाले ने मेरी मानहानि की है, तो मैं उसका क्वांटिफिकेशन करता हूँ। मतलब कि जो मेरी मान की जो हानि हुई है, उसको मैं आर्थिक पक्ष पे उसको मैं इवेलुएट करता हूँ कि हमारी इतनी ज्यादा हानि हुई है हमारे सम्मान की, तो मैं उसके ऊपर में एक सूट फाइल करता हूँ। और सूट फाइल करता हूँ, किसी भी अमाउंट का हो सकता है, वो हमारे वैल्यूएशन पर निर्भर है। उसके लिए हम कोर्ट में सूट के अगेंस्ट में फाइल करते हैं कोर्ट फी, और एक सूट चलता है उसमें, वो सिविल मैटर। एक क्रिमिनल लीगल होता है। तो मैं बस खत्म कर रहा हूँ, शायद आप सांस ले रहे हैं कि मैं चुप रहूं, तो इसमें बस खत्म ये कर रहा हूं मैं कि ये जो क्रिमिनल लीगल है, जो आपराधिक है, उसमें उसमें एक कंप्लेंट फाइल होता है या एफआईआर फाइल होती है, और उसमें चूंकि उसमें षड्यंत्र कह लीजिए, या उसमें एक जो मान की हानि की जा रही है, उसके पीछे एक आपराधिक भावना छिपी है। ये तथ्य देके उसके ऊपर में कंप्लेंट फाइल होती है या एफआईआर फाइल होता है, जो भी, दोनों बराबर है। कंप्लेंट कोर्ट में फाइल होती है और एफआईआर होता है। एफआईआर के बाद में यदि कार्रवाई होती है क्रिमिनल लिबेल की, तो वो कोर्ट में ही फाइनली डिसाइड होता है कि वो आपराधिक दृष्टि उसमें था कि नहीं पुट। अब जो 2019 में, मैं इस केस के बारे में यदि आप कहेंगे तो अभी, नहीं तो बाद में चर्चा करूंगा, कि इसमें यदि अभी चर्चा करनी है तो मैं बता दूं कि ये 2019 का एक मामला है, जिसमें उन्होंने सभी मोदी समुदाय, जिनका भी सरनेम मोदी है, उसको उन्होंने चोर कहा की संज्ञा दी राहुल गांधी ने। सारे मोदी चोर होते हैं ऐसे। ये नितांत ही, मैं बचकाना, बहुत से लोग कह रहे हैं बचकाना चाइल्डिश है, मैं चाइल्डिश नहीं बोलता हूं, मैं इसको एक मूर्खतापूर्ण अपराध मानता हूं। क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति पे आक्रमण करने के चक्कर में आपने पूरे समाज का अपमान किया, और यहाँ उसकी आपराधिक जो है ना छवि बनती है, उस अपराध की या उस एक्ट की, कृत्य की जो छवि बन रही है, वो आपराधिक बन रही है, क्रिमिनल बन रही है, क्योंकि आपका इंटेंशन जो था टू हर्ट द सेंटिमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट ने इसी कारण इसका जजमेंट जो दिया है, वो उनके ऊपर में क्रिमिनल वो किया है, फिक्स किया है लायबिलिटी। तो इस पे और चर्चा करने के लिए माननीय शेषाद्री जी हैं, हमारे आदरणीय हैं, और अमिताभ जी, मैं उसमें नॉर्मली उनको तो 30 दिन का कोर्ट ने समय दिया, पर सामान्य तौर पर इस तरह से मामलों में ऊपरी अदालत किस तरह से रवैया रखता है, क्या होता है? देखिए, ऐसे मामलों में सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस आफ्टर दिस, ये चेंज के बाद, यानी कि 2000 जो ये सेक्शन आर्टिकल 8 ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, आरपी एक्ट, उसके बाद ये क्रिमिनलाइजेशन को रोकने के लिए जनरली सस्पेंशन यदि होता भी है, उसका सस्पेंशन क्या होगा, क्रिमिनल कोई भी यदि अपराध जब होता है, तो उसका जब अपील फाइल होता है हायर कोर्ट में, वो नियम से होता है, उसमें कहीं कोई ऐसा इफ एंड बट जनरली नहीं होता। तो उसके खिलाफ में या तो जो अपराधी है, यानी जो एक्यूज्ड है, जो अब कन्विक्ट बन गया है, यानी जो अब घोषित अपराधी हो गया है, वो आता है हायर कोर्ट में, और यदि उसकी एक्विटल हो जाती है तो स्टेट आता है, और कंप्लेनेंट में भी स्टेट चूंकि पार्टी है, तो स्टेट और कंप्लेनेंट दोनों आते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि इसमें कोई, और वो अपील होगी जी। लेकिन विषय ये उठ रहा है कि इसमें यदि सस्पेंशन होता है, क्योंकि जमानत पे तो वो सज्जन आ ही चुके हैं, लेकिन जमानत तो उनकी में है। हाँ। वो तो पहले भी जमानत कई चार्जेस पे है उनका। एक चार्ज तो उनका वो शायद नेशनल हेराल्ड केस में वो जमानत पे है, दोनों माता और पुत्र। तो जमानत के वो एक्सपर्ट राजनेता तो हैं, इतना तो मैं मानता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस जमानत के बाद भी मुझे शंका है कि उनका जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, उससे उनको कोई रिलीफ मिलेगा।
और ये एक उसका पॉलिटिकल एंगल भी है जो मैं बाद में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। मेरा इसमें टेक क्या है कि इसका फायदा या नुकसान किसको होगा। इस पर हम लेकिन आपके मेरा पास आएंगे, पॉलिटिकल टेक पे लेकिन आपके लेकिन पास दोबारा हाँ, मैं आऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस से इनकी दोबारा चुनाव लड़ने की क्षमता बहाल हो पाएगी कि नहीं, इस पे मुझे संदेह है। हाँ प्रदीप जी, जब तक चारी जुड़ रहे हैं मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप बड़े लंबे समय तक राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी को कवर किया है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से बयानबाजी देश की बाहर करना और किसी कम्युनिटी के बारे में इस तरह से टिप्पणी करना, और इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो नेता है, इतनी बड़ी परिवार से है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? दीपक जी, मैंने जिंदगी में अपने सर्वाधिक लंबे समय भारतीय जनता पार्टी को कवर किया है, ना कि कांग्रेस अच्छा। को। इस पर करेक्शन कांग्रेस के की साथ राजनीति में आप रुचि तो रखते ही है नहीं, आपको। मैं तो पूरे देश की राजनीति में और विश्व की राजनीति में भी रुचि रखता हूँ। मेरी उतनी ही रुचि यूक्रेन और रूस युद्ध में भी है। अच्छा। लेकिन हमने कहा कि आप जानते हो, इसलिए करेक्ट कर दे कि अडवाणी जी, बात वाजपेयी सही जी, बोल रहे वो बात सही है। सारे दौर हमने हाँ, देखे वो हैं। तो आपने किया था, पर वो हाँ। आप तो उनको, आपका लेखनी जो कहता है वो तो अ- अब ये आपका है अच्छा अब ये है अब ये है कांग्रेस के लिए आप उनको अच्छा सलाह देते हैं, वो अलग बात है, मानते नहीं मानते हैं। नहीं, सलाह तो मैं बीजेपी को भी नहीं देता था, और सलाह किसी को कोई पत्रकार दे भी नहीं सकता। वो एक जी एनालिसिस रखता है, उससे उसको ग्रहण करना, सार सार को ग्रहण ले, थोथा दे उड़ाए। आपने दो जी प्रश्न एक साथ जोड़े, कैम्ब्रिज और बाहर जाकर भी बोला है। जी तो अगर आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पुराने बयानों को निकालेंगे तो ऐसा बार बार हुआ है और पचासों बार हुआ है। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को हम छोड़ दें और एक आदमी को हम आरोपित और उस पर हमलावर हो जाए। नंबर वन। नंबर टू, कि ये जो क्या कहते हैं कि ये मोदी बयान पे जो है। बोले हैं। हाँ, मोदी नहीं नहीं, जो अभी आप बयान की चर्चा कर रहे हैं, इस पर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है। आपने हम्म, देखा होगा, अभी ताजा ताजा ट्वीट है। उस हम्म, ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि एक ये राजनीतिक बयान है, ठीक है। हम्म, हम्म, और अगर हम राजनीतिक बयानों को लेंगे तो हम्म, हिंदुस्तान में कोई भी राजनेता, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, ऐसे चार्जेस से बच नहीं सकता है। हम्म, और हाँ, अमिताभ जी आप जरूर बोलिएगा, आप बच नहीं सकते हैं। हम्म, और मैं बहुत तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हम्म, जिन लोगों के नाम जोड़ के कहा गया है, जी उनके बारे में भी एक बार राय बनानी चाहिए, ठीक है। कि जी, जिन क्या ललित ज्वाइन मोदी करिए। और और अन्य मोदियों का जिक्र किया है, आखिर वो क्या है, हम्म, तो ये आप जान लीजिए कि हम्म, ये राजनीतिक बयानों को लेंगे। अगर आप बयान याद करें, उन्होंने सोनिया गांधी को विधवा कहा, क्या क्या नहीं हुआ इस राजनीति के अंदर। तो अगर इस तरह की मानहानि होगी तो जो लोकसभा विधानसभाएं हैं ना, उसमें हम्म, कोई सदस्य बैठ नहीं पाएगा, वो खाली हम्म। होंगी। उसमें दूसरे तरह के लोग क्या कहते हैं, उसमें उनका नहीं कब्जा तो होगा किस, सिर्फ। तो प्रदीप जी आप जो कह रहे हैं कि सदन में कोई नहीं बैठेंगे, तो क्या देश की नियम के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है नहीं करता है तो नहीं, उसको ऐसा नहीं न्यायालय होता उसके है खिलाफ कोई एक्शन दीपक नहीं जी, लेना? ये तो दीपक कोई जी। पॉलिटिकल पार्टी नहीं लिया ना, ये तो हाँ, सेक्शन कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया। कहीं ठीक है, मोदी जी ठीक। ने तो डिसीजन नहीं दिया उनको कि मैंने आपसे ये कहा ना कि मैं न्यायालय पे तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहता, और न्यायालय पे भी टिप्पणी की जा सकती है। अमिताभ जी बैठे हैं, इस बारे में वो ज्यादा बता सकते हैं। मैं चाहूं तो मैं न्यायालय पे भी टिप्पणी कर सकता हूँ। तो हम्म, ये जो समय है, ये एक अलग तरह का समय है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है नहीं। ये पूरी न्याय व्यवस्था अलग तरह से। अब आप बताइए, इस देश में अब देश की राजधानी दिल्ली में एक पोस्टर लगाने में 138 एफआईआर हो गई। जी क्या इस देश में क्या दिल्ली के अंदर और अन्य पार्टियों के पोस्टर नहीं लगते हैं? जो प्रदीप जी, ऐसा ऐसे घटना नहीं, तो इतिहास में अनेक है। वो तो आपने, वो ऐसा घटना अगर पिछले 1947 से अभी तक देखेंगे, ऐसा तो लाखों घटना मिलेगा। ये तो पोस्टर तो छोटी सी बात है।
नहीं, आप मैं सबको वही कह पता रहा है कि हूँ। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, डेमोक्रेसी का हम कैसे पता है, और प्रेस फ्रीडम पे कितना नहीं क्या नहीं, किया था। उसके सफरर हम भी रहे हैं। इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के सफरर हम भी रहे हैं, हम भी 5 बार जेल गए हैं, ऐसा नहीं है। दीपक जी, उस अभिव्यक्ति की आजादी के लिए तब भी लड़े थे और आज भी लड़ रहे हैं। और हाँ, किसी भी तरह की अभिव्यक्ति की आजादी पे किसी भी राज्य सत्ता, चाहे वो किसी भी दल की हो, उसके खिलाफ मैं खड़ा होता हूं और खड़ा रहूंगा। जी ये जी आप जान लीजिए। सिर्फ एक पक्ष को रखकर जी और दूसरे पक्ष की बात करना, एक सोची समझी तरीके से क्या कहते हैं हमलावर होना, ये भी उचित नहीं है। हमें जब विश्लेषण करना चाहिए तो अतीत वर्तमान की चर्चा जरूर करनी चाहिए। और जी ये भी जी देखना चाहिए जो शीर्ष नेता हैं अपने अपने दलों के, उन्होंने अतीत में क्या कहा, उस पर कोर्ट में गए कि नहीं गए, और और गए तो क्यों गए। अब ऐसे तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं। और जी अमिताभ जी बताएंगे कि आगे क्या होगा। अभी तो ऊपर कोर्ट में जाना होगा, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। और ये जो इतनी हड़बड़ी है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में फटाफट फटाफट 2 विधायकों की सदस्यता खत्म की गई, आखिर ये जल्दी एक विपक्ष के प्रति क्यों है। आज जो विपक्ष के प्रति क्या कहते हैं कि मौजूदा सत्तारूढ़ नहीं जी, गठबंधन वो रूलिंग हमलावर पार्टी है। तो ये कहता है कि हमने इतने सालों तक हमारा साथ जो बीता है, तो जब उनके पास मौका मिला है तो वो तो बदला प्रतिद्वंदी के लेंगे। राजनीतिक प्रतिद्वंदी के नाते नहीं वो भी तो मतलब, वैसे ही रवैया रखेंगे ना। आप ये कह रहे हैं, इसका अर्थ ये कि हम बदला लेंगे। और आज जो नैतिक है किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए, चाहे हम एनडीए के लिए कह ले, कि आज देखिए बड़ा ऐतिहासिक हो रहा है कि लोकसभा के अंदर सत्तारूढ़ दल सदन को नहीं चलने दे रहा है। अभी पिछले जी इसी बजट सेशन के पहले हिस्से में ये उस आरोप विषय पे लगाया जा प्रदीप जी, रहा। उस विषय नहीं पे सदन वाला नहीं विषय पे हम आएंगे नहीं आएंगे। नहीं पहले नहीं, पहले आप चारी जी से जान लेंगे। प्रदीप जी, नहीं पहले चारी आप जी से ये नहीं, जानेंगे, ये ठीक जो है, बार बार। मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए दीपक जी। कि जी राजनीति में मेरा कहना है डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। जी बिल्कुल और सही बात। और अगर आप डबल स्टैंडर्ड रख के बात करेंगे तो मेरा मानना है कि किसी भी विश्लेषण का कोई अर्थ नहीं होता। जी ठीक है। तो हमारे साथ शेषाद्री जी फिर से जुड़ गए हैं, और हमारे साथ डॉक्टर विजय खेरा भी जुड़ गए हैं, जो कि उदय इंडिया का कलमिस्ट है और कांग्रेस को उन्होंने बहुत सालों से करीब से देखा है। पहले चारी जी से ये जानना चाहेंगे, चारी जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राहुल गांधी जो इस तरह से बार बार बयान देते हैं, माफी मांगते हैं, कभी देश के अंदर अभी अभी जो उनको सजा मिली है सूरत में, जो मोदी कम्युनिटी को उन्होंने बोला कि सारे मोदी चोर है, और इससे पहले कैम्ब्रिज में, लंदन में जाके जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, कि ये सोची समझी रणनीति है कांग्रेस पार्टी का, या ये पॉलिटिकल ब्लंडर है? आप इसको कैसे देखते हैं चारी जी? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं जिसका मैं पॉलिटिकल उल्लेख करना पॉलिटिकल चाहूंगा। ब्लंडर तो है ही है दीपक जी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। इसी कारण से डॉक्टर साहब कांग्रेस आपके की आज पास ये आएंगे, दुर्दशा। लेट लेट चारी जी फिनिश इज, देन आपके पास आएंगे। हाँ, चारी जी प्लीज। सॉरी। हाँ नहीं, सर, कोई नहीं। इसमें दो तीन बातें देखिए मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जी एक तो इसकी जो कानूनी बात है वो अमिताभ जी ने हमको समझाया, और आगे चलकर क्या कानूनी व्यवस्था इसमें होगी वो हाँ ही इज कॉम्पिटेंट टू से, वो बता पाएंगे हमको। जी जैसे कि अमिताभ जी ने कहा, उनको शायद बेल मिल भी जाएगा। तो तीन बेल मिल बातें गया। हैं इसमें। एक, बेल मिल गया है, करेक्ट, दैट्स व्हाट इवन आई सॉ। क्योंकि एक तो बेल मिल गया, अब बेल मिलने के बाद केस चलेगा नहीं चलेगा, और ये तो चलता रहेगा। ये तो 2019 का केस है, जैसे प्रदीप जी ने बताया 2019 का केस है जो 23 में निकला। आज जी जो हमारी जो लीगल व्यवस्था है, कोर्ट कचहरी की व्यवस्था है, अमिताभ जी मुझे माफ करें इस वाक्य के लिए, कि इसमें तो 30-40 साल ऐसे ही चले जाते हैं केसेस में। लेकिन इसका जो पॉलिटिकल फॉलोअप है जी वो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ये बात है कि अगर इनको संसद के सदस्यता से हटाया जाता है राहुल गांधी को, तो उसके कारण संसद के जो कार्यवाही है या संसद की जो गरिमा है
या संसद में जिन बातों की चर्चा होती है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है संसद में, इन्होंने बहुत कम से कम समय संसद में दिया है। इनका जो अटेंडेंस है वो बहुत पुअर है, और किसी भी विषय पर इनकी जो संसद में इनका जो भाषण है उसको देखेंगे तो उस विषय को समझाने में या उस विषय को आगे ले जाने में, उस विषय के बारे में गंभीरता से बोलने में या उसके लिए कोई सुझाव देने में इनकी क्षमता कम रही है राहुल गांधी की, बशर्ते कि उन्हीं के दल के जो और सदस्य हैं जैसे मनीष तिवारी जी हैं या अपने केरल के सदस्य हैं, इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो राहुल गांधी की तुलना में ज्यादा है। वो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से बोले हैं और अच्छे मुद्दों को आगे रखा है। इसीलिए मुझे लगता है कि कंटेंट जिसको हम कहते हैं संसद का, उसमें कोई कमी नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस विषय को बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर जो है उसमें एक भी व्यक्ति अभी नहीं है, उसका फोटोग्राफ अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया में दिखा, तो कोई भी नहीं है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, इनके खिलाफ कोई नहीं है। इसका मतलब ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ये एक बात फैल रही है कि राहुल गांधी का कांग्रेस को जिताने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए एक मुझे लगता है कि इसका जो फॉलोआउट जिसको हम कहते हैं, तो कांग्रेस पर इसका फॉलोआउट कुछ नहीं होगा, मतलब इसका फायदा कांग्रेस को होगा ऐसा नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, 1979 में इमरजेंसी का उल्लेख प्रदीप जी ने बताया। प्रदीप जी इमरजेंसी के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसमें प्रदीप जी बहुत आगे थे। मैं भी इमरजेंसी के समय में जेल में गया था, और इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सत्ता बनी, और उसके तुरंत बाद जनता पार्टी की सत्ता बनने के बाद सबसे पहले उस समय जो आरएसएस के प्रमुख थे बाळासाहेब देवरस, उन्होंने कहा था कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या होना चाहिए, परंतु जनता पार्टी ने वो नहीं किया। वो जब हरियाणा जा रही थी तो उसको बीच में रास्ते में रोका, अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद वो एक इतना बड़ा मुद्दा हुआ कि वो शी रीबाउंड, वो वापस राजनीति में आ गई। लेकिन राहुल गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरीके से वो वापस पार्टी में आ पाई, वैसे मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी में कोई क्षमता नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही होता कि वो माफी मांग लेते, वो कह देते कि इट वाज अ स्लिप ऑफ माय टंग, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं क्षमा मांगता हूँ। इतना अगर कह देते तो शायद उनकी गरिमा बढ़ती। लेकिन आज जो जिस प्रकार की वो कॉन्फ्रंटेशन के मुद्दे में जा रहे हैं, उसके कारण कांग्रेस की क्षति होगी। हाँ, जहां तक बीजेपी को फायदा का मामला है, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और बीजेपी को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। इसको एक लीगल केस के तरीके से ही देना चाहिए, और न कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। ये बीजेपी को मैं नसीहत देना चाहूंगा। इट शुड नॉट बिकम ए केस ऑफ ओवरकिल, जिसको बोलते हैं केस ऑफ ओवरकिल, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बीजेपी में काफी सुलझे हुए लोग हैं जो ऐसा ही विचार करेंगे। लेकिन जहां तक कांग्रेस का मामला है, इस बात का कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग उभर के आएंगे जो राहुल गांधी को स्वयं जाकर कहेंगे कि भैया तुम थोड़े दिन चुप रहो तो कम से कम पार्टी की 2-3 सीटें बच जाएगी। तुम जितना बोलोगे उतना बीजेपी की सीटें बढ़ती है और कांग्रेस की सीटें कम होती है। ये हालत कांग्रेस की हो जाएगी। जी डॉक्टर खेरा, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, आपने कांग्रेस को बहुत करीबी से करीब 3 डिकेड्स देखा है। जो चारी जी कह रहे हैं, क्या आप ऐसे ही मानते हैं कि कांग्रेस को जिताने में राहुल का कोई रोल नहीं है, बल्कि कांग्रेस को हराने में राहुल की बहुत बड़ा रोल है? और आगे आने वाला दिन में क्या कांग्रेस में ऐसा समय आने वाला है जिसमें कांग्रेस की नेता ही लोग उनको कहेंगे आप थोड़ी दिन घर में वेंटिलेटर में रहिए, पॉलिटिकल वेंटिलेटर में? एक्चुअली ही इज ए बर्डन ऑन कांग्रेस के ऊपर वो भार हैं जो बराबर कांग्रेस का हरास करते आ रहे हैं, और पूरा मिटा के ही मानेंगे।
उनके समझ नहीं आता है कि उन्हें राजनीति का जीरो भी नहीं आता है। अब जी देखेंगे, एक बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो, मतलब लगातार वो हर कुछ थोड़ी देर के बाद एक ना एक उछालते रहते हैं, बेवकूफियां दिखाते रहते हैं। अभी आप देखो, पुराना अगर शुरू से चले तो खैर बहुत लंबे किस्से हैं। अरुणाचल में बोल दिया कि हमें सिपाही पिट गए हैं, और वहाँ आपका बालाकोट में बोल दिया कि हमला नहीं हुआ है। अभी सबसे वर्स्ट पार्ट जो कैम्ब्रिज में जो बोला उन्होंने वो ये कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को द्वितीय दर्जे का नागरिक है, वो की तरह रह रहे हैं वो। अब इससे बड़ी इंसल्ट एक देश के लिए क्या हो सकती है कि जिसमें ये लेकिन कहा डॉक्टर जाए कि खेरा, आप प्रदीप सौरभ जी कह रहे हैं कि मोदी जी भी विदेश में जाके ऐसे देश के खिलाफ कई बार बोल चुके, तो राहुल गांधी बोले तो क्या तकलीफ हो रहा है आपको? अगर एक बार ये बता दो किसी ने ये बोला हो, अगर ये उन्होंने बोला हिंदुस्तान में प्रजातंत्र नहीं है, इतना ही बोला होता तो ही समझ सकते थे। यही बोला होता हमें बोलने नहीं दिया जाता, आप जहाँ मर्जी रहो, यू आर अलाउड। और क्या आप ये बोल सकते हो कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट होता है? ये बोल सकते हो आप? क्या आप ये बोल सकते हो बाहर जाके कि हिंदुस्तान की आर्मी हार गई, पीछे आ गई है, उनके सिपाही पिट गए हैं? क्या आप चाइना के एम्बेसडर से चोरी से जाके मिलते हो जाके, और उसके बाद बोलते हम नहीं मिले हैं उसी दिनों में, डोकलाम के दिनों में, और उसके बाद जब वहां से विज्ञप्ति जारी होती है तो आप हाँ बोल देते हैं, वही सुरजेवाला बोलता है हाँ मिले थे हम, मतलब ये नहीं था। आखिर बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे हैं क्या लोगों को? और अभी आप जो बोल के आओ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है, और वहां जाके आप एक के बाद एक बोल रहे वो ठीक है, हमको ये नहीं बोलना, नहीं बोलना चाहिए था वो भी, लेकिन कम से कम इसमें तो इज्जत रखते देश की। आप मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि भारतवर्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं? आप उनके प्रदीप साथ जी, लड़ते लड़ते डॉक्टर खेरा का जवाब दीजिए, प्रदीप जी। देखिए दीपक जी, मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे तो लगता है कि इससे भी बड़ी बात नरेंद्र मोदी ने कही थी कि हिंदुस्तान में पैदा होना ही अपने में एक दुख का विषय है। तो जब जन्म को ही लेके सवाल उठा रहे हैं, तो लोकतंत्र तो उसके लेकिन जन्म के उनका बाद आगे की पीछे, जब ये बात उन्होंने कहा था, प्रक्रिया उसके आगे पीछे का कुछ रिलेशन रख के कहा था ना, ये ऐसे तो नहीं बोला था कि नहीं, हिंदुस्तान में पैदा तो होना एक गुनाह मैं है। वही कह रहा हूं, और ये सत्य भी है। आप देखिए पिछले एक हफ्ते से राहुल गांधी बार बार ये कह रहा है कि हमें बोलने दिया जाए, सदन के अंदर उनको बोलने नहीं दिया दीपक जा जी, रहा है। तो दीपक और ये जी, नहीं नहीं जी और जी प्रदीप बोलिए। जी, एक मिनट। देखिए, मोदी जी ने ये कहा था कि इस देश में कांग्रेस के शासनकाल में एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि लोग ये सोचने लगे कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ ये गुनाह है। ये उन्होंने कहा। करेक्ट। उन्होंने ये नहीं कहा, देखिए वो जो पूरा वाक्य है, आप उसके जैसे दीपक जी ने कहा उस पूरे वाक्य का आगे पीछे क्या है वो भी देखिए। यस बिना संदर्भ यस के कोई वाक्य नहीं कहना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी ने कहीं भी कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इस देश में पैदा हुआ ये बड़ा गुनाह है, या मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, ये कभी नहीं कहा। हालांकि अगर मोदी जी कहते कि इमरजेंसी में संसद पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, इमरजेंसी में व्यक्तिगत स्वातंत्र छीना गया, ये भी मोदी जी ने कभी नहीं कहा। क्योंकि ये जो जी विषय है, ये जिसको डोमेस्टिक इश्यूज कहते हैं, उसको जी विदेशों में जाकर कहने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे डॉक्टर खैरा साहब ने कहा कि जो माइनॉरिटी की बात निकली, राहुल गांधी ने जो माइनॉरिटीज की बात कही कि इस देश में, उन्होंने स्पष्ट ये वाक्य में पढ़ के सुनाता हूं, इट इज रिपोर्टेड। उन्होंने कहा मोदी जी इज ऑफ द व्यू दैट माइनॉरिटीज आर सेकेंड क्लास सिटीजन्स। उन्होंने व्यक्तिगत मोदी का नाम लेकर कहा कि ही इज ऑफ दिस व्यू। कहीं आप ये दिखा सकते हैं, मोदी जी के एक वाक्य दिखा सकते हैं जो मोदी जी ने ऐसा कहा? नहीं। दूसरी बात, ये जो वाक्य उन्होंने कहा वो किस संदर्भ में कहा पता है आपको? जो सामने जी बैठे थे उसमें एक सिख व्यक्ति बैठे थे, एक सरदार बैठे थे जो टोपा पहनकर बैठे थे। उस व्यक्ति के प्रश्न पर उस व्यक्ति को संबोधित करके उन्होंने कहा आज खलिस्तान की मांग फिर एक बार उठ रही है। ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार के वाक्य कहते हैं, इसके कारण देश की जो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी है उस पर बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकती है। इसीलिए राहुल गांधी को समझना चाहिए कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे देश का तो हानि होता ही होता है, पर कांग्रेस पार्टी की भी हानि होती है। हम ये नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश से समाप्त हो जाए, परंतु अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाए
तो सबसे बढ़िया वो खुद ही कांग्रेस पार्टी को समाप्त करके जा सकते हैं। देश को बदनाम करने का उनके कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय पर जुडिशियरी को बहुत कड़ी से कड़ी इस विषय को के ओर ध्यान में देना चाहिए, ताकि एक राहुल गांधी के नाम को लेकर या राहुल गांधी के द्वारा उनको ये साबित करना चाहिए, प्रदीप जी, जैसे आपने कहा कि सभी राजनीतिक दल के नेता इस प्रकार कभी न कभी बयान करते हैं, आगे चलकर अगर राहुल गांधी को पनिशमेंट हो सकता है तो कोई पनिशमेंट से बच नहीं सकता है। इस प्रकार का एक सबक सुप्रीम कोर्ट आज दे सकती है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस केस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जी, अभी कल जो सेक्शन कोर्ट का डिसीजंस आया, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्पेशल ट्वीट करके बताया कि देश की हर नेता, हर जिम्मेदारी व्यक्ति अपना वाणी और वाक्यों पर नजर रखना चाहिए और वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। प्रदीप जी, आप बताइए, जैसे चारी जी कह रहे हैं, क्या आप अभी भी मानेंगे कि ये राहुल गांधी का पॉलिटिकल ब्लंडर था इस तरह से बयान देना, या इट वाज ए स्ट्रैटेजी ऑफ कांग्रेस? आप कैसे मानते हैं? नहीं, हम स्ट्रेटजी ऑफ कांग्रेस तो मैं नहीं बता सकता कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। चारी जी की बात से ध्वनि ये निकलती है कि जो हो रहा है देश की राजनीति में बयानबाजी इस तरह की, उसकी शुरुआत राहुल गांधी को खास तरह की सजा देकर करनी चाहिए। तो आखिर इसकी शुरुआत के लिए राहुल गांधी ही क्यों, मेरा सवाल ये है। और अतीत में भी हमें झांकने की जरूरत है। और अगर आप देश की सच्चाई देखें तो बहुत सारी चीजों के तथ्य आपके सामने आ जाएंगे, जिनकी यहाँ पर इस संक्षिप्त समय में चर्चा भी नहीं हो सकती। जी जी, नहीं, ऐसे प्रदीप तो जी, लालू मेरा कहने प्रसाद का यादव को देखिए, मुलायम सिंह को देखिए, मेरा हर कहने किसी का नेता को मतलब देखिए। इतना ही है प्रदीप जी कि इसके पहले जितने भी केसेस हुए होंगे, अगर आप एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप मुझे एक लिस्ट बनाकर दीजिए कि किस व्यक्ति ने किस समय क्या कहा जिसके कारण देश की स्थिति पर आंच हुई, देश की इज्जत के सामने का सवाल पैदा हुआ, देश की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी के साथ कोई समझौता हुआ। यानी ये एक, मुझे लगता है कि ये सिर्फ साजिश की बात नहीं है, और वो एक इनएक्सपीरियंस लीडर हैं, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन उनका जो इनएक्सपीरियंस है, लीडरशिप की जो इनएक्सपीरियंस है, इट इज अ पार्टी अफेयर, इट शुड नॉट बिकम अ प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। एक आदमी अगर इनएक्सपीरियंस्ड है, एक आदमी अगर कुछ ऐसे गलत बातें करता है जिसके कारण देश के सामने बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है और देश की इज्जत का सवाल होता है, देश की जो इंटीग्रिटी है उस पर सवाल होता है, तो हम इसको केवल एक बचकाना करके या कोई बचपना के नाम पर हम इसको बाजू में नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी टेकन एज ए वेरी सीरियस मैटर। और राहुल गांधी के द्वारा हम देश के अन्य नेताओं के सामने भी एक विषय रखेंगे कि अगर देश के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो वो बच नहीं सकता है। यहाँ पर जुडिशियरी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। जुडिशियरी शुड टेक दिस केस सीरियसली, ये मेरा कहने का मतलब है। अमिताभ जी, आप बताइए, आप बोल रहे थे योर टेक ऑन दिस इशू एंड जुडिशियरी को कैसे रवैया रखना चाहिए, आप क्लैरिफाई करिए अमिताभ जी। सबसे पहले मैं अपने मित्र प्रदीप जी की बात के ऊपर में कुछ प्रतिक्रिया देना चाहता था। सबसे पहले मैंने देखा इस चर्चा में, जो चर्चा मुझे आपने कहा था, या मुझे समझने के लिए बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ आज राहुल गांधी की जो सजा है उसके ऊपर की चर्चा है। लेकिन प्रदीप जी ने उनके स्वभाव के अनुरूप, मैंने उनको 20 साल से जाना है, उसको उन्होंने तुरंत पॉलिटिकल टर्न दिया और उसको उन्होंने फिर राहुल गांधी के बाकी की बेवकूफियों से जोड़ दिया। तो इसलिए फिर वो चर्चा उधर जानी थी, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि फिर ये चर्चा उसकी एक बेवकूफी पे ना चर्चा करके उसके पूरे मूर्खतापूर्ण जीवन पे क्यों चर्चा करें। लेकिन चलिए, प्रदीप जी का ऐसा शौक था तो शेषाद्री जी की बात सुन ली आपने हमारे मित्र ने उनकी बात सुन ली। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी का जो सेंटेंस है, आज का जो राहुल गांधी के खिलाफ से जो कोर्ट का फैसला है, वो उसके जनरल मूर्खतापूर्ण बयानों पर निर्भर नहीं है। उसने बाकी देश के बारे में जो कहा उसके ऊपर में एक अलग धारा लग सकती है, जिसको कोई देशद्रोह कर दे या सेडिशन कर दे, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। ये और सिर्फ आईपीसी के आर्टिकल 499 500 क्रिमिनल लिबेल यानी आपराधिक मानहानि का केस है,
जिसमें राहुल गांधी ने न सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि पूरे एक समुदाय, पूरे समाज पे ऐसी टिप्पणी की जिससे कि बहुत से लोगों के सम्मान में ठेस पहुंची। तो जानबूझ के ये किया गया अपराध है, ऐसा मान के कोर्ट ने ये फैसला दिया है। और वो मोदी इन जनरल, मोदी मतलब वो हर पूरे एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है मोदी। यदि आप प्रधानमंत्री को आपने चौकीदार चोर है भी कहा पिछले चुनाव में, राफेल के मामले में शायद आपको याद हो, या उसके पहले राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, या बहुत सारे ऐसे नीच कहा, बहुत सारी ऐसी उपमाएं और विशेषण उनके लिए प्रयोग हुए। लेकिन उसमें मोदी जी ने कभी कोई केस नहीं किया। और चूंकि जो व्यक्ति इसमें आपराधिक मानहानि समझता है अपनी, वो केस करता है, तब जाके उसके खिलाफ में या उसके पक्ष में फैसला आता है। यहाँ इस राहुल गांधी नाम के जीव ने पूरे समुदाय को एक तरीके से आघात पहुंचाया, और इसके कारण जितने भी मोदी समुदाय के लोग थे वो सब आहत हुए। और ये पूर्णेश मोदी नाम के जो सज्जन जी ने केस किया, इन्होंने अपने पे लिया। सुशील मोदी ने, शायद मुझे लगता है लाखों मोदी होंगे, उनको ये बुरा लगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये जजमेंट आया है, और ये 2 साल का जजमेंट है। मैं इसमें आपको एक चीज और बताऊं, लोग कह रहे हैं कि अभी बेल हो गई तो छुटकारा मिल गया। नहीं, ये छुटकारा नेशनल हेराल्ड केस जैसे बेल से नहीं है। वो तो बेल पे, जैसा मैंने कहा कि वो हैबिचुअल बेल नहीं, हैबिचुअल बेल फैसिलिटी टेकर हैं, उनको अक्सर बेल मिलती है और बेल लेते हैं बेचारे। लेकिन ये बेल जो है थोड़ा अलग है। नेशनल हेराल्ड केस में उनके ऊपर में कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वो ड्यूरिंग द ट्रायल उन्होंने पहले से अपना एक बेल ले लिया कि भाई हमको अरेस्ट मत करना। अब यहाँ पर क्या है, ये मामला दूसरा है। यहाँ उनके खिलाफ में कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, नाउ ही इज अ कन्विक्ट। अब वो एक अपराधी है जेल के कानून की दृष्टि से, और उनपे जो अपराध तय हुआ है, कोर्ट ने तय किया है, वो 2 साल का है। अब वो 2 साल या 2 साल से ज्यादा के जो सजा है, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, पीपल्स आरपी एक्ट में क्या उसको जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के हिसाब से उनको पूरी तरीके से इस पूरे प्रक्रिया से अलग हटा देता है, चुनावी प्रक्रिया से। इसमें 2020 के दिसंबर महीने में एक कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, चीफ जस्टिस बोपड़े के अध्यक्षता में वो जजमेंट था, केरल हाईकोर्ट के फैसले के उलट। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि सीआरपीसी के 389 सेक्शन 389 में क्या कहता है कि सस्पेंशन यदि हो भी जाए आज के इस फैसले का हाईकोर्ट में, तो भी वो सस्पेंशन उनको अपराधी होने से मुक्त नहीं कराएगा, क्योंकि सीआरपीसी का 389 बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है कि वो सस्पेंशन एग्जीक्यूशन ऑफ द पनिशमेंट के लिए होता है, ना कि उनके पूरे पनिशमेंट के लिए। उनका जो अपराधी होना तय किया है कोर्ट ने, वो जब तक एक्विटल ना हो जाए ऊपर तक, तब तक इस सस्पेंशन से उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि वो आज के डेट में 2 साल या उससे ज्यादा के अपराध के सजा के अपराधी हैं, और वो सस्पेंड हो भी जाएं तो जेल जाने से बेशक बचेंगे, बेल पे भले ही रहेंगे, लेकिन वो अपराधी तय हो गए तब तक कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट तक से उनको पूरी एक्विटल ना हो जाए। ये 2020 के जस्टिस बोबड़े का एक फैसला है। इसमें उन्होंने बहुत स्पष्टता से 389 सीआरपीसी को डिफाइन भी किया है, और इसीलिए मैं मानता हूं, मेरी मान्यता है, लेकिन अब हाँ जी, लेकिन क्या अमिताभ जी, आजकल जहां पर भी विरोधियों के यार अपोजिशन के ऊपर कोर्ट की कोई निर्देश आता है तो उसको भी लोग उसको पॉलिटिकल कलर देते हैं। और खास करके कल जब ये डिसीजन सूरत की कोर्ट ने दिया, लोगों के मन में भी आया तो लोग ये सूरत कोर्ट ने दिया है तो गुजरात में है तो ऐसा होगा। आजकल कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देते तब भी लोग उसको थोड़ा सा संशय भाव से देखते हैं, लेकिन कोर्ट का मामला है इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करता है। इस पे आप क्या कहेंगे? दीपक जी, इसमें मैं मानता हूं कि ये एक समाज की जो एक नई व्यवस्था बन रही है, मानसिकता बन रही है, इसमें दोनों तरह से दोषी हैं, दोनों पक्ष दोषी हैं। यानी समाज और जो व्यवस्था है वो भी दोषी है, क्योंकि वो मूल्य जो है वो काफी गिरे हैं हर जगह समाज में, अवमूल्यन हुआ है समाज में, और हर व्यक्ति ऐसा मानता है कि वो किसी के ऊपर में कुछ भी आक्रमण कर सकता है। इसमें राजनीतिक दल जो कि आमतौर पर समाज का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की है बहुत खुलेआम। और उसके मैं आपको मानता हूं कि जैसे
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम एक इम्पीचमेंट मूव किया, सिर्फ इसलिए पॉलिटिकल, कोई भ्रष्टाचार का मैटर नहीं था कि वो पॉलिटिकल इशू से, और बाद में उसको विड्रॉ करना पड़ा बहुत ही बेशर्म बन के, क्षमा मांगते हुए। लेकिन अब ये महाभियोग लगा देना आप किसी चीफ जस्टिस के ऊपर में, ये एक तरीके से समाज में न्यायपालिका के प्रति जो एक भावना है कि जुडिशरी सैक्रोसेंट, वो उसको कमजोर करता है। और यहाँ मैं जुडिशरी को भी थोड़ा दोषी मानता हूँ। लगातार मैं ऐसा मानता हूँ कि 1977 के बाद से थोड़े से समय के लिए 84 से 89 तक का टाइम छोड़ दीजिए, बाकी टाइम में जो सेंटर था यानी एग्जीक्यूटिव, वो बहुत कमजोर रही। तो कमजोर व्यवस्था में जो बैलेंस ऑफ पावर होता है, उसमें दूसरा कॉलम यानी दूसरा स्तंभ जो है वो उस कमजोरी को फिलअप करने के लिए वैक्यूम नहीं होना होता है, तो इसलिए वो हावी होता है। तो जुडिशरी हावी रही है, उसको पॉलिटिकल एक्टिविज्म कुछ लोग बोलते हैं, सॉरी जुडिशियल एक्टिविज्म कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग उसको जुडिशियल ओवररीच मानते हैं, लेकिन हुआ है ये। तो अब जबकि केंद्र में पिछले 2014 से एक बहुत मजबूत और सशक्त सरकार बनी है, तो सामने जब ऐसी चीजें सामने आने लगी दुनिया के सामने, देश के सामने, तो जो ओवररीच है जुडिशरी का, वो भी कई बार आलोचना का केंद्र बनता है सामाजिक क्षेत्रों में और राजनीतिक क्षेत्रों में भी। तो ये जुडिशरी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैंने खुले मंचों पे कहा है, अलग अलग जगहों पे कहा है मैंने, बल्कि बार एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एक कार्यक्रम में मैंने जस्टिसेस के सामने भी कहा था कि ऐसे मूवमेंट से, ऐसे बयानों से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी कई बार कोर्ट में दे देते हैं, ऑब्जर्वेशन के नाते, जजमेंट में नहीं देते लेकिन कोर्ट रूम में दे देते, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान जुडिशरी को ही होता है। और उसकी वजह से एक हल्कापन की भावना आ जाती है जुडिशरी के प्रति लोगों के मन में, और इसी के यही है जो इसका कारण है कि अब जैसे सूरत के कोर्ट ने कुछ फैसला दिया तो खुलेआम राजनीतिक दल उसका राजनीतिक रंग देंगे। मैं इस बात को उसी नाते मानता हूँ, ये तो राजनीतिकरण है हर चीज का, तो उसमें जुडिशरी का भी हो गया है। लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो अभी की स्थितियां हैं उसमें राहुल गांधी जी भले ही हाईकोर्ट से सस्पेंडेड करा लें अपने इस सेंटेंस को, लेकिन आरपी एक्ट के उस प्राविधान के तहत उनको चुनाव लड़ने में दिक्कत होगा, नंबर एक। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि राहुल गांधी के बगैर हेडलेस चिकन हो जाएगी कांग्रेस। तो कांग्रेस चूंकि हमेशा कहती है पॉलिटिकल सिनेरियो में कि हमारे साथी या हमारे नेतृत्व में ही चुनाव लड़ो देश का, उसमें क्या प्रियंका गांधी अब आएंगी, या प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी की कैसी बनती है नहीं बनती है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रियंका गांधी दी आती हैं तो क्या सोनिया जी कॉम्प्रोमाइज करेंगी, या प्रियंका नहीं आती हैं तो क्या कांग्रेस बाकी विपक्षी दलों के साथ मिलके और मोदी जी के खिलाफ में एक जो अड़चन मुझे लग रहा था कि वो शायद होगा, वो अवरोध दूर हो जाएगा और फिर विपक्ष एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। सोनिया गांधी ने जो तो अभी रायपुर वाला सेक्शन में कहा कि मैं संन्यास ले रही हूँ राजनीति से, क्या फिर से एंट्री पर उनकी रहेगी? मैं इस पे नहीं चर्चा करना चाहता। सोनिया गांधी को तो पहले को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो बजरंगबली का है, लेकिन मैं सोनिया गांधी जी के लिए उसका एक हाथ बताना चाहूंगा, को नहीं जानत है जग में सोनिया जी तुम्हारे। वो तो उनकी बात तो यह है कि वो तो क्या कहते हैं क्या करती है मुझे नहीं पता, लेकिन मूल बात यह है कि वो राहुल गांधी जी के प्रति जितना उनके मन में एक बहुत ही मोह जबरदस्ती में, एक पॉलिटिकल बार बहुत कोशिश की है आज तक। मैं एक कानून के विद्यार्थी के नाते भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक देश के नागरिक के नाते बोल रहा हूँ कि उनका मोह अपने पुत्र के लिए इतना ज्यादा है कि शायद वो प्रियंका जी के पक्ष में कंसीड ना कर पाए या उसी उलझन में रह जाए और इस बीच में चुनाव आ जाए, तो चुनाव के बीच में जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो कहीं रेलिंग पॉइंट ना बन जाए कि सारे विपक्षी, चूंकि सब बराबर हो गए, राहुल तो अब रहे नहीं फ्रेम में, तो चलो भाई चल के मिलके चुनाव लड़ते हैं, 77 टाइप की स्थिति बन जाए। मैं इसको देखने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कारण शायद बन सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चारी जी बताएंगे इसी पॉइंट पे जो अमिताभ जी ने बोला कि अगर राहुल गांधी नहीं रहे और उनका जो इलेक्शन लड़ने पर अगर रोक टोक होगा, क्या आपको नहीं होगा लगता है कि मैं माफी चाहता हूँ, नहीं दीपक जी, मैं मानता हूँ एक कानून के विद्यार्थी के नाते कि जो प्रोविजंस हैं आज की डेट में यदि सस्पेंडेड भी हो जाए ये सेंटेंस राहुल गांधी का, क्योंकि वो 2 साल या 2 साल ज्यादा का है,
तो इसके नाते जो सुप्रीम कोर्ट का 2020 का जस्टिस बोबड़े का जजमेंट है केरल के एक मामले में लेके, तो उसमें जो 389 सीआरपीसी कहता है कि ये सस्पेंशन जो है उस उनके अपराधी होने पे नहीं है, उनके अपराध के ऊपर में जो सजा है उसके ऊपर में क्रियान्वयन होने के बारे में है। तो इसीलिए वो अपराधी तो फिक्स हो गया आज। तो अब एक अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं एक कानून के विद्यार्थी के नाते मानता हूं कि अब शायद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ओके, देखिए चरण जी, अगर ऐसा स्थिति पैदा हुई 2024 में, क्या अगर राहुल माने कि वो नहीं लड़ पाए, सदस्य से मेंबर से हटा दिया जाए, क्या आपको नहीं लगता है पूरा अपोजिशन इसका क्षुब्ध होगा और बाकी रीजनल पार्टी जो है उसको स्ट्रेंथन होगा? वो पॉलिटिकल फॉलोआउट्स क्या होगा? आपको कैसे देखते हैं जो बात अमिताभ जी कह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी चुनाव लड़े या नहीं लड़े, इसके कारण कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उसका जो असर है वो न कांग्रेस पर पड़ेगा और ना ही अन्य दलों पर पड़ेगा। ये तो साफ है कि राहुल गांधी उत्तर भारत से अमेठी से चुनाव नहीं जीत पाए, इसीलिए वो दक्षिण में गए, केरल में गए, वहां से जीते हैं। और जिस केरल में राहुल गांधी कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं, वहीं पर कम्युनिस्ट भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करना चाहते हैं जी। और ऐसे अनेक दल हैं देश में, मैं उन सभी दलों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे अनेक दल हैं जिन्होंने ये साफ कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, ये भी कुछ दलों ने कहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज जो बीजेपी के खिलाफ है, उनमें से ऐसा कोई दल कांग्रेस को अपना नेता मानकर, मतलब कांग्रेस की छत्र छाया में चुनाव लड़ने की किसी में किसी भी प्रकार की रुचि या इच्छा नहीं है। और ये जो बात है, ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं कि उनको कांग्रेस से कोई विरोध है, उनको कांग्रेस से इतना ही विरोध है जितना बीजेपी से है, फिर भी वो कांग्रेस के छत्र छाया में, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कांग्रेस, ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जिसको अगर ब्रॉडली कहा तो जिसको यूपीए कह सकते हैं। आज इसीलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि यूपीए इज फिनिश्ड, यूपीए इज ओवर। अब सभी जो अन्य दल हैं, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी दल हैं, ये दोनों दल जो हैं, जो नॉन कांग्रेस हैं, नॉन बीजेपी हैं, वो एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये जो दल है, जिसको हम रीजनल पार्टी कहते हैं, हालांकि रीजनल पार्टी नहीं है, नीतीश, ममता, ये सभी जो दल हैं वो शायद इकट्ठा होंगे और वो एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और इस प्लेटफॉर्म में वो शायद कांग्रेस को भी आमंत्रण देंगे। इसीलिए कांग्रेस एक नेशनल अपोजिशन, नेशनल पार्टी ये न बनकर, कांग्रेस विल आल्सो बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ अपोजिशन पार्टीज। आज पूरे लोकसभा में जितने दल हैं, ये जितने दल हैं कांग्रेस छोड़कर, इन सभी जो दल है जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी हैं, वो 140 से ज्यादा नहीं है। और इसमें भी शिवसेना जैसी पार्टी है जो एक समय में बीजेपी के साथ रही और आज शिवसेना की भी स्थिति अलग हो गई है, जो भागी है वो शिवसेना बन गए हैं। डीएमके एडीएमके दोनों बीजेपी के साथ भी रहे हैं और कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, उन्होंने राज किया है, वो दोनों के साथ है। और ममता बनर्जी भी बीजेपी के साथ रही है, कांग्रेस के साथ भी रही है। इसीलिए आज कोई ऐसा दल नहीं है जो बीजेपी या कांग्रेस के साथ सत्ता में नहीं रही। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अगर एक वाक्य में कहना है तो राहुल गांधी ने अपने बेतुकी जो बयान है, इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो है, for which he has been punished by the court, he has been held to be a criminal by the court, अपने बयान के द्वारा राहुल गांधी ने जो तथाकथित अपोजिशन यूनिटी जिसको हम कहते हैं, उसको समाप्त कर दिया है। जी, अभी समय हो रहा है, मैं प्रदीप जी आपसे ही एक लास्ट सवाल पूछूंगा। एक मिनट प्रदीप, एक सवाल है आपसे कि अमेठी वहां उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया, राहुल गांधी वहां हार गए स्मृति ईरानी के खिलाफ,
और उधर केरल में भी अभी वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी राहुल गांधी की बहुत बुरी हालत है। और आज मैंने कुछ कांग्रेस की मित्रों से बात किया, वो कह रहे हैं राहुल गांधी तो यही चाहते हैं कि उनको इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, क्योंकि उनको जीतने के लिए कोई सीट ही नहीं मिल रहा है, और ऊपर से इस तरह से हो रहा है। और आचार्य जी ने कहा कि नॉन कांग्रेस एंड नॉन बीजेपी पार्टी वो स्ट्रांग होंगे, मतलब उनका पोजीशन स्ट्रांग होगा। तो प्रदीप जी आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप भविष्यवक्ता हैं, आपको इस बात का ज्ञान हो गया है कि राहुल गांधी को देश में कहीं पर भी सीट, ठीक है, हो सकता है, ये मैं इसको आपकी इस बात को सहमत भी हो सकता हूँ, जो असहमत कांग्रेस भी का हो सकता गढ़ था वहां पर भी अगर वो हार रही है, केरल नहीं में भी अगर नहीं अभी का जो स्थिति है, ग्राउंड सिचुएशन। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आप जान रहे हैं कि 30 मिनट ये कार्यक्रम ओवर हो चुका है, और जी आप ऐसे मुद्दों पे मुझे उलझाना चाह रहे हैं कि जिसमें एक लंबा विस्तार से मुझे टिप्पणी करनी होगी। मैं जी सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जी ये जो मुझे लगता है कि ये बीजेपी की रणनीति है कि कांग्रेस को अलग थलग करके जो दूसरे गैर बीजेपी शासित राज्य है उनके लोगों को एकत्र करके तो बीजेपी के लिए 2024 की राह आसान होगी, नंबर 1। नंबर 2, जी ये सत्य है, ये आप अपने दिल पे भी हाथ रखिए कि कोई भी विपक्षी मोर्चा कांग्रेस के बिना इस देश में संभव नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एनडीए बिना बीजेपी के संभव नहीं है। आप सोचिए, कहते रहिए, कुछ भी हो, जी 3 राज्यों में अभी भी सरकार है, और जी अभी अभी 7-8 राज्यों के चुनाव होने हैं, कर्नाटक है, और दूसरे राज्य हैं, राजस्थान है, हाँ, छत्तीसगढ़ है। राजस्थान है। हाँ, कौन किसके हाथ से जा सकता है, कौन किसके पाले में आ सकता है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं होती, लास्ट मोमेंट में खेल पलट जाता है कि बिल्कुल आप आपने देखो सही ना कहा। कि लेकिन प्रदीप जी बात आपने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद क्या हुआ था देश में, कैसी लहर चली थी, ये बहुत किसकी हत्या भावुक होने वाली है विषय प्रदीप जी? किसकी हत्या होने नहीं वाली? नहीं, मैं हत्या की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये इतना देश भावुक है कि किसी मुद्दे पर क्या कहते हैं कि वोट कर सकता है, नहीं, एक यही मुद्दा हो मैं सकता है। कंक्लूडिंग का एक मेरे ओर से कंक्लूडिंग रिमार्क है। जी मैंने जी शायद स्पष्ट नहीं किया। मेरा मानना है कि राहुल गांधी के बगैर जो हेडलेस चिकन जिसको कहते हैं ना, कि ये जो पूरी की पूरी क्षमता कांग्रेस पार्टी की होती है कि गांधी परिवार के साथ ही वो चुनाव में जाए या अपना नेतृत्व जो है वो बताए जनता को। राहुल गांधी चूंकि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मेरी पूरी मान्यता है, तो उसमें बगैर चुनाव के राहुल गांधी, तो उसके बाद राहुल कांग्रेस यदि प्रियंका जी के साथ जाती है तो क्या सोनिया जी को मान्यता दे पाएंगी? दूसरा, यदि नहीं तो फिर क्या कांग्रेस सभी दलों के बराबर में अपने को डाल के, क्योंकि उनके पास अभी कोई नेता ऐसा होगा नहीं, और दूसरे नेता को सामने रख के वो प्रधानमंत्री के नाते प्रोजेक्शन कांग्रेस शायद न करना चाहे या न कर पाए, तो शायद सभी दल बराबरी के आधार पे कोई यूनिटी तो फॉर्ज न कर ले। ये मेरे आकलन का विषय था। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस है, सिर्फ मेरा भविष्य के प्रति एक आकलन सा है। मैं जैसे कोई राजनीति के बारे में जितनी समझ रखता हूँ, मैं ठीक चाहता है। हूँ कि मेरी बात शायद गलत हो, क्योंकि देश के हित में नहीं है कि बहुत सारे ऐसे भी तत्व साथ में, खालिस्तानी तत्व भी आजकल जुड़ गए हैं विपक्ष के साथ, तो ये सफल हो, ये मैं एक देश के जागरूक नागरिक के नाते नहीं चाहूंगा। लेकिन ये मैंने एक संभावना व्यक्त की, बस इतना ही मैं कहना। जी जी प्रदीप जी, तो आपने अपना बात रखा आपने, लेकिन कहा कि बीजेपी चाहता है उनको कॉर्नर करने के लिए। राजनीति में तो एक दूसरे को खत्म करने के लिए ही बैठना। कोई बीजेपी क्यों चाहेगा कि राहुल गांधी बढ़े और स्ट्रेंथन हो? बीजेपी तो चाहेगा नहीं, ऐसा तो कोई भी कहना नहीं भी नहीं चाहेगा, चाहिए। नहीं नहीं, चूंकि तो बीजेपी रणनीति अपना की काम बात, कर रहा है, कांग्रेस को आप अपना नहीं काम नहीं, करना मैं क्या चाहिए। कह रहा हूँ कि रणनीति जी की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, इन सारे सवालों की चर्चा हो रही है, और अमिताभ जी ने तो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में तो बहुत आगे की बात कही है। तो ये जी राजनीतिक विश्लेषण ये आदमी सोचता है कि मौजूदा माहौल क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इसका महंगाई का क्या इम्पैक्ट होगा, बेरोजगारी का क्या इम्पैक्ट होगा, और दूसरे जो सवाल हैं, बुनियादी सवाल, उनका क्या इम्पैक्ट होगा। तब जब कोई विश्लेषण चुनाव को किया जाता नहीं है प्रदीप जी, तो इस आप ये बताइए ना, जो रणनीति अभी कांग्रेस लिया वो सब सही मान रहे हैं आप कि गलत मान नहीं, रहे हैं? आप ये कहना नहीं, आपने आप कोई मेरे अपना नहीं स्टैंड नहीं नहीं रखा आप मेरे कि नहीं सही आप कर रहा है मेरे कि मुंह गलत कर रहा है। नहीं नहीं, आप मेरे मुंह से आगे क्यों समझाना एनालिस्ट, चाहते हैं? आगे मैं कोई एनालिस्ट, वी कांग्रेस कैन का प्रवक्ता नहीं हूँ, पहली चीज।
मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, जो नहीं, मुझे प्रवक्ता दिख का रहा बात है नहीं, मैं मतलब मैं कह रहा हूँ। चलिए हेलो। ठीक है। हाँ तो हाँ जी, मैं निकलता हूँ थोड़ा। हाँ, तो नहीं मैं अभी खत्म कर रहा हूँ अमिताभ जी। समय हो गया है। मैं अपना दर्शकों की ओर से और उदय इंडिया डिजिटल चैनल की ओर से शेषाद्रिचारी जी को, अमिताभ सिन्हा जी को और प्रदीप सौरभ जी को, तीनों को बहुत-बहुत अशेष धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों ने देखा कि हमारा जो मान्यगण्य अतिथि थे, उन्होंने अपना-अपना बात किस तरह से रखा और जो राहुल गांधी को सजा दिया है 2 साल सूरत की सेशन कोर्ट, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसे होगा, उसके ऊपर आपने चर्चा सुना। आज के लिए इतना। जय हिंद। जय हिंद।